आज हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 कॉरपोरेट फाइनेंस ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट फाइनेंस और इस कॉरपोरेट फाइनेंस में आज हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस को हम लोग रेशो एनालिसिस इस नाम से बेटर जानते हैं। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी SY BCom या अकाउंटिंग फाइनेंस उसमें ये आपने स्टडी किया रहेगा। नाउ जब हम लोग बात करते हैं कि रेशो एनालिसिस या रेशोज, तो इसका मतलब क्या होता है? रेशोज हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेशोज या अकाउंटिंग रेशोज के बारे में। नाउ रेशोज जब भी हम बोलते हैं ये इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम लोग रेशो बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब अकाउंटिंग रेशोज या फाइनेंशियल रेशोज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एक फाइनेंशियल कंपोनेंट का या एक फाइनेंशियल हिस्से का दूसरे फाइनेंशियल कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रेशोज या अकाउंटिंग रेशोज। ये अकाउंटिंग रेशोज हम लोग क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग रेशो या रेशोज हम लोग करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। जनरली ये कॉरपोरेट फाइनेंस के बदले में ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका ये पार्ट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो आज हम लोग इस फाइनेंशियल रेशोज में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग रेशोज क्या क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या क्या है, उस फॉर्मूले में हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ये सारी बात आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो ताकि आपको एक पूरा आइडिया आ जाए कि हम लोग ये अकाउंटिंग रेशोज सॉल्व कैसे करें। अपना मेन टारगेट है कि हम लोग एक एमकॉम का एग्ज़ाम को क्रैक करना है विथ गुड नंबर्स। सो विल स्टार्ट विथ दिस अकाउंटिंग रेशोज। तो आज हम लोग सबसे पहला डिस्कस करेंगे वो है अपना बैलेंस शीट रेशोज। क्या बात करेंगे? बैलेंस शीट रेशोज। बैलेंस शीट रेशोज मतलब ये अकाउंटिंग रेशोज हम डिटरमाइन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट रेशो में फर्स्ट रेशो हम स्टडी करेंगे वो है करंट रेशो। ना करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपको भी मालूम रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियोज हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं या क्यों हम लोग ये स्टडी करते हैं? तो इसका इंटेंशन या मोटिव ये है कि हम इसको डिटरमाइन करें इसका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने का एबिलिटी। क्या बोला? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने का एबिलिटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम करंट रेशियोज। तो सवाल आता है सर ये करंट रेशियो, करंट असेट टू करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट असेट्स ये क्या क्या होता है? करंट असेट में हम लोग कैलकुलेट करते स्टॉक या हम लोग इसे इन्वेंटरीज बोल लेते हैं। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे डेटर्स अगर क्वेश्चंस में दिया है तो, बिल्स रिसीवेबल अगर ये भी क्वेश्चन में दिया है तो, शॉर्ट टर्म या हम लोग बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स
देन इसमें आ जाता है अपना, अगर हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया है, लेकिन कौन सा, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट, इसे हम लोग प्रीपेमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किया। शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब हम बात करेंगे सर करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होता है। तो करंट लायबिलिटी में हमें कैलकुलेट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, राइट। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे। क्वेश्चंस में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड दिया है तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन्स अगर हम लोगों ने लिया है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी लेंगे। याद रखना ये जो हम लोगों ने लिखा है इधर, ये करंट असेट्स में लिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन हमने दिया है, और अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन्स, तो ये हम लोग एडलेस करेंगे तो हमें मिलेगा अपने को करंट रेशियोज। और इस करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड यानी कि ये क्या होना चाहिए। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए 2:1। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड होना चाहिए 2:1, यानी कि अगर हमें अच्छी पोजीशन मानने का है तो कभी मानेंगे हम लोग इस कंपनी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन अच्छा है तो करंट रेशो इसका होना चाहिए 2:1। अगर इससे कम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंपनी या इसके फाइनेंशियल रेशोज अच्छे नहीं है। आइए हम लोग दूसरा रेशो देखेंगे और वो है क्विक रेशो। क्या बोला, क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। सर ये एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, क्विक असेट्स टू क्विक लायबिलिटीज। बोला नाम नहीं बोला क्विक, तो क्विक असेट टू क्विक लायबिलिटीज, और इसका स्टैंडर्ड है 1:1। मीनिंग भी समझ लेते हैं और क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज कैसे डिटरमाइन करने का, कैलकुलेट कैसा करने का, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सर क्विक असेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्विक असेट्स इसका फॉर्मूला या कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या है, करंट असेट्स में से अगर हम लोग स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्विक असेट्स। क्या बोला, क्विक असेट मतलब करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। और क्विक लायबिलिटीज मतलब क्या, क्विक लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज में से अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्विक लायबिलिटीज। सर ये हम लोग क्विक रेशियोज या एसिड टेस्ट रेशियोज क्यों कैलकुलेट करते। क्विक का मतलब क्या होता है, इमीडिएट। तो जो लायबिलिटीज हम लोग इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला दिया है क्विक रेशियो। तो अब हम लोग थर्ड रेशियो देख लेते, थर्ड रेशियो, और वो थर्ड रेशियो है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या बोला, स्टॉक
टू वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका फॉर्मूला सर क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्टॉक टू मतलब स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल में अपना स्टॉक कितना ब्लॉक है, या वर्किंग कैपिटल में हमने कितना स्टॉक रखा है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस रेशियो। अभी स्टॉक तो कौन सा रहेगा? ये जो स्टॉक होगा ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, बराबर। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल रेशो। फोर्थ रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो सर इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशो का प्रोप्राइटर्स फंड या हम लोग बोल सकते प्रो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी, अलग अलग नाम से हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। नाउ अगेन सर ये प्रोप्राइटर फंड क्या होता है, या प्रोप्राइटर फंड हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये लो, प्रोप्राइटर्स फंड कैलकुलेशन के लिए क्या क्या ऐड करने का या क्या क्या कंसीडर करने का? तो सिंपल है, प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स। क्या क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में से फिक्टिशियस असेट्स को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोप्राइटर्स फंड। और टोटल असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल असेट तो सिंपल है, टोटल असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स प्लस क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करेंगे प्लस करंट असेट्स समटाइम क्वेश्चन में अपने को करंट असेट नहीं दिया, टोटल असेट नहीं दिया रहेगा तो हमें टोटल लायबिलिटीज भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को तो मालूम है कि बैलेंस शीट ऑलवेज टैली होता है, राइट। टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज ये ऑलवेज सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट ये जो होगा वही अपना लायबिलिटी भी होगा। इट मीन्स टोटल असेट्स बोलो या टोटल लायबिलिटीज बोलो, वन एंड द सेम थिंग। अगर टोटल लायबिलिटी लेना है तो क्या क्या लेना है? ओन फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्लस लोन्स यानी कि बोरोड कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, ये अपने को मिलेगा टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ रेशियो, और रेशियो नाम है डेट इक्विटी रेशियो। क्या बोला? डेट इक्विटी रेशियो। नाउ ये डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड टू इक्विटी यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड, इसे हम लोग इक्विटी बोला तो भी चलेगा। नाउ बोरोड फंड मतलब क्या? बोरोड फंड यानी कि हम जो सिक्योर या अनसिक्योर्ड लोन लेंगे उसको हम लोग बोरोड फंड बोलेंगे।
इसमें क्या बोला, सिक्योर्ड लोन प्लस कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो ये मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा बोरोड फंड। और प्रोप्राइटर फंड तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, राइट, तो वापस एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, नेक्स्ट रेशो ये है अपना कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो, सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बुक में तो अलग लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है, आपको याद करना है कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। मतलब लायबिलिटी साइड में ऐसा कैपिटल जिसका इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट फिक्स्ड है। कौन से होते हैं? प्रिफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सारे होते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एंटाइटल टू नॉट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। और लायबिलिटी में ऐसा कैपिटल, ऐसा हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड फिक्स नहीं है। तो कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाले कौन से इधर लिख देता हूँ। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, ये कौन से होते हैं? ये होता है प्रिफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, राइट, ये होता है अपना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। और नॉट फिक्स्ड वाले कौन से होंगे? नॉट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। ये क्या होता है? इसमें भाई एक ही होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का? क्योंकि जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं तो इसके साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ जाता है। इट मीन्स जो लॉसेस है वो भी आ जाएगा, राइट। तो लॉसेस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल नॉट एंटाइटल टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि बैलेंस शीट रेशियोज क्या क्या होते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये रेशियो ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करना है, आपको एक बार रिवाइज करना है, तो सारे रेशियोज एक बार रिवाइज होना ज़रूरी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज। नंबर 2 क्या? रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले रेशियोज, तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला नंबर 1, सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज तो हम लोग 11th 12th FY BCom SY BCom सब हर एक एग्ज़ाम में कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कर लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आपने कैलकुलेट किया रहेगा, राइट। तो वहाँ से अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। बोला नहीं सर हमें आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो चलो देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब
हम लोग सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सब करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल्स मतलब क्या लेंगे? सेल्स मतलब ऑलवेज लेना है नेट सेल्स, मतलब सेल्स में से अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर दो। और सेल्स मतलब ज़रूरी नहीं कि कैश सेल्स, इट इंक्लूड क्रेडिट सेल्स, मतलब टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से जो अपना सेल्स रिटर्न है माइनस कर दो तो हमें मिलेगा नेट सेल्स, और हमें नेट सेल्स कंसिडर करना है। नंबर टू है ऑपरेटिंग रेशो। नंबर टू क्या बोला? ऑपरेटिंग रेशोज। सर ये ऑपरेटिंग रेशो क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक मिनट थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो हमें इंटू 100 तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग रेशो। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सारा का सारा बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है, अपने सेल्स की जो हमने कमाया उसमें से अपना बिजनेस एक्सपेंसेस कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशोस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इधर ऑलरेडी लिखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है अपना सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, करेक्ट? तो ये एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशो। नंबर तीन है एक्सपेंसेस रेशो। अब एक्सपेंसेस रेशो ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में अपने को अलग अलग पूछता है। सम टाइम बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो बोलो, फाइनेंस एक्सपेंसेस बोलो। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उस हिसाब से हम लोग ये रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन में अगर बोला कि एडमिन एक्सपेंसेस रेशो कैलकुलेट करो तो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर क्वेश्चन में बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर क्वेश्चन में बोला फाइनेंस एक्सपेंसेस तो फाइनेंस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो डिपेंड क्वेश्चन में कौन सा एक्सपेंसेस रेशो कैलकुलेट करने को बोला, उस हिसाब से हम लोग ये एक्सपेंसेस रेशो कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, आ जाते नंबर अपना फोर्थ रेशो। इसका फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होता है, किसमें क्या क्या आता है, आपने ऑलरेडी कॉस्ट शीट कैलकुलेट बनाना जानते हैं और इसमें सारा का सारा कंपोनेंट भी कैलकुलेशन जानते हैं, राइट? नेक्स्ट रेशो फोर्थ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कैसा करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला तो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, राइट? बोला सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो अपने को मिलेगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब सवाल आता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें तो अपने को मिलेगा ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इज इट क्लियर? अगर किसी को नहीं समझा तो एक बार वापस से आप फॉर्मूला, इस लेक्चर को स्टॉप करो, पॉज करो, रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ रेशियो, और फिफ्थ रेशियो है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो। बोला सर ये नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का मतलब लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोला? हम बोल सकते EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू सेल्स, अगेन सेल्स मतलब नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करने का ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यस फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर देते। सर EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक मिनट सर, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो हम लोग ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। फॉर्मूला या कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, करेक्ट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसी में से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें जो मिलेगा प्रॉफिट वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सेल्स का मतलब होता है नेट सेल्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रेशियो है नंबर 6, और रेशियो का नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। बोला सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने ऑलरेडी ऊपर कैसे कैलकुलेट करने का ये सारा देखा था, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन एवरेज स्टॉक मतलब क्या? एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। एकदम सिंपल। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। आगे चलते
हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा और फर्स्ट पार्ट में देखा बैलेंस शीट रेशो, सेकंड पार्ट देखा रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशोज, और अब हम लोग नंबर 3 देखेंगे, नंबर 3, और ये नंबर 3 है कंपोजिट रेशो। कंपोजिट रेशो, अब ये कंपोजिट रेशोज इसमें क्या क्या आता है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्मूलेज सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें नंबर 1, ये है अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये रिटर्न बोला कितना कमाता है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करने का कुछ अलग सा कैलकुलेशन, मतलब एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या वो अपने को जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है साहब? कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आ जाएगा अपना प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें आएगा, ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर क्वेश्चन में दिया है तो, राइट। इसमें हम लोग बोरोड कैपिटल या सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये भी ऐड करेंगे। लेकिन याद रखना, जब हम लोगों ने सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन ऐड कर दिया तो इसमें से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स ये माइनस करना ना भूलें, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग दूसरे वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। बोले सर वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो भी अपने को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमकॉम के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली इसी कंपोजिट रेशो पे थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आगे चलते नंबर 2। नंबर 2 ये है अपना रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, यानी कि हम लोग रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर के फंड पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो प्रोप्राइटर को कितना रिटर्न मिल रहा है, इट मीन्स हम लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। याद रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रोप्राइटर का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो याद रखना हम लोग क्या लेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या हम लोग इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। इसके लिए भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने प्रोप्राइटर फंड यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि प्रोप्राइटर फंड किसे बोलते, कैसे कैलकुलेशन करने का ये देखा। तो प्रोप्राइटर फंड हम लोग कैलकुलेट करते
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रेशियो नंबर 3 हम लोग देखेंगे, और ये रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पे हम लोग कितना कमाई कर रहे हैं या कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, याद रखना, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, तो हम लोग लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। रिमेंबर, हम इधर क्या लेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, किस पे अपने को चाहिए, इक्विटी कैपिटल पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और रिटर्न बोला तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे अगर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, आइए नंबर 4, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर अराउंड ख़त्म होने को आ गया। नेक्स्ट हम लोग रेशो देखेंगे, और उस रेशो का नाम है डेट सर्विस रेशो। डेट सर्विस रेशो, इस रेशो को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो या डेट सर्विस रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम लोग कितना कमा रहे हैं, लेकिन कौन सा कमाई, कौन सा प्रॉफिट, कौन सा अर्निंग, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो जो अपने को मिलेगा वो होगा अपना डेट सर्विस रेशो, या हम लोग उसे बोलेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इस रेशो में या इस फॉर्मूला में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, और एक गलती अपने को थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखना डेटर्स मतलब कौन, जिनको हम लोग गुड्स या अपना माल उधार पे सेल करेंगे, मतलब क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। समटाइम
क्वेश्चन में अपने को 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो एवरेज डेटर्स और एवरेज बिल्स रिसीवेबल लेना है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में डेटर्स और बिल रिसीवेबल ये सब 2 साल का डेटा दिया है तो एवरेज डेटर्स और एवरेज बिल्स रिसीवेबल लेना है। ये अपना को जो आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा टाइम्स में। याद रखना, जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा टाइम्स में, यानी कि अपना डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, राइट। लेकिन हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करना है कि इसका डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें डेटर टर्नओवर रेशो पीरियड में कैलकुलेट करना है, पीरियड में, मंथ में, डेज में, वीक्स में, तो फॉर्मूला को कर दो उल्टा। तो अपना सॉरी फॉर्मूला क्या होगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या, अगर क्वेश्चन में बोला कि डेज में कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई बाय 365, लेकिन अगेन क्वेश्चन में बोला कि एक साल में 360 डेज लेना है तो 360 डेज। अगर हमें वीक्स में कैलकुलेट करना है तो 52 वीक्स, लेकिन अगेन क्वेश्चन में समटाइम बोलता है कि 50 वीक ले लो तो 50 वीक लेंगे। अगर मुझे मंथ में कैलकुलेट करना है तो इंटू 12। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस हम लोग ये लेंगे, क्या लेंगे, डेज में लेना है तो 365, वीक में लेना है तो 52, मंथ में लेना है तो 12। अगेन याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बैलेंस शीट में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों हो। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटर का दिया तो हम लोग डेटर्स को लेंगे और बिल्स रिसीवेबल को इग्नोर करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा नहीं है तो हम बिल्स रिसीवेबल नहीं लेंगे, जो डेटर्स है वही हम लोग लेंगे। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ये आता ही है, तो इसको कभी आप ऑप्शन में ना रखें। नंबर 6, अभी हम लोगों ने डेटर टर्नओवर रेशो देखा, तो डेटर टर्नओवर के बाद नेक्स्ट रेशो जो आता है वो आता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करना, देखो डेटर्स के लिए हम लोगों ने लिया था क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर कौन होता है, जिसके पास से हम लोग गुड्स या रॉ मटेरियल उधार पे परचेस करते हैं, यानी कि हम लेंगे क्रेडिट परचेसेस। क्या लेंगे, क्रेडिट परचेसेस। तो क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। याद रखना, अगेन जो अपने को आंसर मिलेगा वो मिलेगा टाइम्स में, राइट। अगर 2 साल का बैलेंस शीट दिया है तो एवरेज क्रेडिटर, एवरेज बिल्स रिसीवेबल। लेकिन अगर हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो पीरियड में कैलकुलेट करके देना है तो पीरियड में, यानी कि अगर डेज, मंथ, वीक में कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूला को हम लोग कर देंगे उल्टा, यानी कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस इनटू, अगर 365, 52 वीक्स या 12 मंथ्स, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। डेज में कैलकुलेट करना है तो 365, वीक में कैलकुलेट करना है तो 52, मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12। अगेन याद रखना कि अगर क्वेश्चन में बिल्स पेबल नहीं दिया तो बिल्स पेबल को इग्नोर करो, या कभी इसको ऐसा नहीं बोलने का कि यार क्वेश्चन में बिल्स पेबल नहीं दिया, अब हम लोग क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें, इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और छोटे मोटे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे,
और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, नंबर 1, सबसे पहला अर्निंग पर शेयर, नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, इसको हम लोग शॉर्टकट में ईपीएस भी बोलते हैं। तो ये अर्निंग पर शेयर या अर्निंग ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला इसका भी बहुत सिंपल है, याद रखने का क्या है, अर्निंग पर शेयर, हम लोग एक शेयर पे कितना कमाई कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्लीज रिमेंबर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मिलेगा अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का कमाई। सिंपल फॉर्मूला है। नंबर टू है डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला भी एकदम इजी है, डीपीएस, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आप ये फॉर्मूला को बाद में हम लोग और अलग अलग वेज में हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तीसरा कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्या बोला, कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर परसेंटेज में है तो इंटू 100, अगर टाइम्स में है तो वह कुछ नहीं करना है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। नंबर 4 एंड लास्ट फॉर्मूला, और ये लास्ट है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है? सर जब भी कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड असेट टर्नओवर, कोई टर्नओवर बोलता है तो सेल्स के बारे में बोल रहा है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय क्या, फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स। ओके, तो आप एक बार ये सारे के सारे रेशोज एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आई एम 101% श्योर कि आपको रेशियोज कैलकुलेशन या सम सॉल्व करने का वे भी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।